नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, खेती किसानी और उससे जुड़े फूड प्रोसेसिंग उद्योग, इस पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पे काफ़ी नोट्स और रिसर्च इकट्ठा है और कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी और दिलचस्प बातें हैं वो आपके सामने रखें। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। हम कई पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे एमएसपी है, फिर खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी, किसानों का कर्ज, अनाज का भंडारण, मार्केटिंग के तरीके जैसे एपीएमसी, ई-नैम, खेती में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो, और हाँ, फूड प्रोसेसिंग भी। काफी कुछ है कवर करने के लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये चर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये शब्द हम सुनते तो बहुत है, लेकिन आसान भाषा में है क्या ये? देखिए, एमएसपी मतलब वो कम से कम कीमत जो सरकार कहती है कि वो किसानों से उनका अनाज खरीदते वक्त देगी। अच्छा। एक तरह की गारंटी है ये किसान के लिए। हाँ, ये जरूर है कि राज्य सरकारें चाहें तो इसके ऊपर कुछ बोनस भी दे सकती हैं अपनी तरफ से। ओके, पर ये कीमत तय कौन करता है? मतलब सरकार सीधे ही बोल देती है? नहीं नहीं, सीधे नहीं। एक संस्था है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, मतलब सीएसीपी। सीएसीपी। हाँ, ये लोग पूरी लागत वगैरह का हिसाब लगाते हैं और फिर अपनी सिफारिश भेजते हैं सीसीईए को, यानी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। अच्छा। और फिर सीसीईए उस पर आखिरी फैसला लेती है। और ये कितनी फसलों के लिए होता है? मतलब सिर्फ गेहूं चावल? नहीं नहीं, दायरा काफी बड़ा है। अभी करीब 23 फसलें हैं जिनके लिए सीएसीपी सिफारिश करती है। 23? हाँ, इसमें 7 तो अनाज हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी। हम्म। फिर 5 दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल वगैरह। और 4 नगदी फसलें भी हैं, खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। अरे वाह, ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, कोशिश की गई है कि मुख्य फसलें कवर हों। अच्छा, पर ये कीमत तय करने का आधार क्या है? मतलब लागत कैसे जोड़ते हैं? ये बड़ा सवाल रहता है हमेशा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, 3 तरह की लागतें मानी जाती हैं। A2। A2, A2 प्लस FL और C2। ठीक है। A2 का मतलब है किसान ने जो सीधा सीधा नकद खर्च किया, बीज पर, खाद पर, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई, बिजली वगैरह पर। फिर आता है A2 प्लस FL। इसमें A2 वाले खर्चे तो हैं ही, साथ में किसान के परिवार ने जो खेत में मेहनत की उसका भी एक अनुमानित मूल्य जोड़ लिया जाता है। अच्छा, मतलब फैमिली लेबर की कीमत। बिल्कुल। और फिर है C2। ये सबसे व्यापक है। इसमें A2 प्लस FL के साथ साथ किसान की अपनी जमीन अगर है तो उसका किराया और जो उसने पैसा लगाया है, स्थायी पूंजी है, उस पर ब्याज, वो भी शामिल होता है। तो बहस इसी पर होती होगी कि एमएसपी किस लागत पर आधारित हो, A2 पर, A2 प्लस FL पर या C2 पर? बिल्कुल। सबसे ज्यादा बहस C2 को लेकर ही होती है कि एमएसपी कम से कम C2 लागत से 1.5 गुना हो, जैसा स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था। सही। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये एमएसपी का फायदा जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं वो सच में हर किसान तक पहुंच पाता है? यही तो असली मुद्दा है। आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? एक शांता कुमार समिति बनी थी, उसकी रिपोर्ट ने तो काफी चौंकाया था। उनके हिसाब से देश में सिर्फ 6% किसान ही है जिन्हें असल में एमएसपी का फायदा मिल पाता है। सिर्फ 6%? ये तो बहुत ही कम है। हाँ बिल्कुल। और जो एनएसएसओ का 77वां राउंड का सर्वे है वो भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाता है। ज्यादातर फसलों के लिए कुल पैदावार का बहुत छोटा हिस्सा ही एमएसपी पर बिक पाता है। कहीं 0% है तो कहीं कुछ फसलों में 25% के आसपास। अच्छा। मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में किसान इस सुरक्षा कवच से बाहर है। दिखाता है कि पॉलिसी और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। नीति आयोग ने भी शायद इस पे कुछ स्टडी की थी, किसानों को क्या दिक्कतें आती हैं एमएसपी को लेकर। हाँ, नीति आयोग ने भी पाया कि दिक्कतें कई हैं। जानकारी की बात करें तो करीब 80% किसानों को एमएसपी के बारे में पता तो है। पता है, फिर भी। हाँ, पता होने के बाद भी लगभग 67% किसान अपनी फसल या तो खुले बाजार में बेचते हैं या किसी और तरीके से। क्यों? क्या वजह है? कई वजह हैं। कुछ राज्यों में एमएसपी का पैसा मिलने में बहुत देर हो जाती है। किसानों के खेत और सरकारी खरीद केंद्र के बीच दूरी बहुत ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा। बिल्कुल। और एफसीआई, जो मुख्य सरकारी खरीद एजेंसी है, वो भी ज्यादातर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से ही चावल और गेहूं खरीदती है, जहां सरप्लस होता है। हाँ, ये तो सुना है। तो बाकी राज्यों के किसानों को उतना मौका ही नहीं मिलता। और फिर
कागजी कार्रवाई इतनी ज्यादा है कि किसान उसमें उलझ जाता है। तो इन्हीं सब वजहों से एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग उठती है कि इसे एकदम लॉ बना दो। हाँ, ये मांग बहुत जोरों पर रही है। इसके पक्ष में भी तर्क हैं और इसके खिलाफ चिंताएं भी जताई जाती हैं। क्या फायदे गिनाए जाते हैं? फायदे ये है कि किसानों को एक पक्का रिटर्न मिलेगा, उनकी आमदनी की गारंटी होगी। शायद उन राज्यों के किसानों को भी फायदा हो जहां अभी सरकारी खरीद कम होती है। कहा जाता है कि इससे खेती का संकट कम हो सकता है, किसानों की हालत सुधरे भी और ज्यादा किसान इसके दायरे में आएंगे। और चिंताएं क्या हैं? चिंताएं भी काफी गंभीर हैं। पहली तो यही कि एमएसपी तय कैसे होगी। क्या C2 लागत पर? अगर हाँ, तो सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाँ, बजट पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। फिर बाजार के जो प्राइवेट व्यापारी हैं, उनका क्या होगा? क्या वो खरीदना बंद कर देंगे? क्या इससे खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी? महंगाई की चिंता। हाँ, और एक बहुत बड़ी चिंता है भंडारण की। अगर सरकार को कानूनन इतनी फसल खरीदनी पड़ी तो उसे रखेगी कहाँ? क्या हमारे पास उतने गोदाम हैं? उनकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? ये सवाल तो हैं जिनका जवाब आसान नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एमएसपी और खरीद से आगे बढ़ते हैं। जो अनाज सरकार खरीदती है उसका होता क्या है? यहाँ खाद्य सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा का मसला आता है। एफसीआई के लिए खाद्य अनाज की आर्थिक लागत का क्या मतलब होता है? देखिए, आर्थिक लागत का मतलब है एफसीआई को वो अनाज खरीदने से लेकर उसे स्टोर करने और फिर राशन की दुकानों तक पहुंचाने में कुल कितना खर्चा आया। इसमें खरीद की कीमत, ढुलाई का खर्चा, भंडारण का खर्चा, ये सब जुड़ा होता है। अच्छा। और खाद्य सब्सिडी यह है वो इसी आर्थिक लागत और जिस कीमत पर सरकार राशन की दुकानों पीडीएस पर अनाज बेचती है उसके बीच का अंतर है। सरकार ये भार उठाती है ताकि गरीबों को सस्ता अनाज मिल सके। और बफर स्टॉक? बफर स्टॉक वो अनाज का भंडार है जो सरकार रखती है। एक तो पीडीएस में लगातार सप्लाई बनी रहे और दूसरा कभी कोई आपातकाल आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए तो उस मुश्किल वक्त में काम आए। ठीक है। इसी से जुड़ा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013। ये एक बड़ा कानून है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है, 2013 में आया था। क्या खास है इसमें? ये कानून देश की एक बहुत बड़ी आबादी को, करीब 2/3 आबादी को सस्ते दाम पर अनाज पाने का कानूनी अधिकार देता है। 2/3 मतलब कितना? इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी कवर होती है। हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज, चावल, गेहूं या मोटा अनाज बहुत ही रियायती दरों पर मिलता है। 5 किलो प्रति व्यक्ति? हाँ, और जो सबसे गरीब परिवार हैं वो अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY के तहत पहले से कवर थे, वो इसमें भी शामिल हैं और उन्हें 35 किलो प्रति परिवार मिलता है। अच्छा, और अगर किसी को दिक्कत हो, राशन ना मिले तो? उसके लिए शिकायत निवारण तंत्र भी है, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। और अब तो आधार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। इसी से जुड़ी एक और स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, ONORC। ये कब आई और क्या करती है? हाँ, ONORC अगस्त 2019 में शुरू हुई। ये बहुत ही जरूरी स्कीम है, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए। कैसे? इसका मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति जो NFSA के तहत राशन पाने का हकदार है, वो देश में कहीं भी किसी भी सरकारी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सके। उसे बस अपना आधार नंबर बताना होता है। अच्छा, मतलब अगर कोई बिहार से दिल्ली काम करने आया है तो वो दिल्ली में ही अपना राशन ले सकता है? बिल्कुल। उसे अपना राशन कार्ड बदलवाने या नया बनवाने की जरूरत नहीं। ये 2 पोर्टल्स के जरिए काम करता है। IMPDS अंतर्राज्य लेन देन के लिए और अन्न वितरण राज्य के अंदर लेन देन के लिए। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है। हाँ, पोर्टेबिलिटी आ गई है इसमें। चलिए अब बात करते हैं खेती की एक और अहम कड़ी की, कृषि ऋण यानी किसानों के लिए कर्ज। ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, कर्ज किसानों के लिए अक्सर एक बड़ी चुनौती होती है। उन्हें कई जरूरतों के लिए पैसा चाहिए होता है, कभी बीज खाद खरीदने के लिए, कभी कोई उपकरण लेने के लिए या ट्रैक्टर खरीदने के लिए। कर्ज के प्रकार देखें तो एक तो स्रोत के आधार पर होते हैं, या तो बैंकों, सहकारी समितियों जैसे संस्थागत स्रोतों से या फिर साहूकारों, आड़तियों जैसे अनौपचारिक स्रोतों से। हाँ, साहूकारों वाला कर्ज तो बहुत महंगा होता है। बिल्कुल। दूसरा, अवधि के हिसाब से भी कर्ज होते हैं। छोटी अवधि का कर्ज, शॉर्ट टर्म, जो 15 महीने तक का होता है, आमतौर पर फसल के इनपुट के लिए। मध्यम अवधि, मीडियम टर्म का, 15 महीने से 5 साल तक का, जिससे कुआं खोदना, पंप सेट या जानवर खरीदना जैसे काम होते हैं। और लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म का, 5 साल से ज्यादा का, जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए।
किसानों को कर्ज लेने में मुख्य दिक्कतें क्या आती हैं? क्यों वो साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो है छोटे किसानों की बैंकों तक पहुंच ना होना या कम होना। दूसरा, बहुत से किसानों के पास बैंक को गारंटी के तौर पर देने के लिए कोई संपत्ति, जिसे कोलैटरल कहते हैं, वो नहीं होती। जमीन गिरवी रखना या कुछ और? हाँ, इसी वजह से उन्हें मजबूरन ऊंची ब्याज दरों पर अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेना पड़ता है और वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ किया है? हाँ, कोशिशें हुई हैं। एक बड़ा कदम है कृषि ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। PSL? हाँ, इसका मतलब है कि बैंकों के लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने कुल कर्ज का एक निश्चित हिस्सा खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों को दें। अच्छा, ये जरूरी है उनके लिए? बिल्कुल। इसके अलावा सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, RRBs, छोटे फाइनेंस बैंक्स, SFBs और सहकारी समितियों को भी बढ़ावा दिया है ताकि उनकी पहुंच गांवों तक बढ़े। और किसान क्रेडिट कार्ड, KCC योजना, वो भी तो काफी पॉपुलर है। हाँ, KCC योजना बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1998 में शुरू हुई थी। इसका क्या फायदा है? ये क्या कवर करती है? KCC के तहत किसानों को, चाहे वो खेती करते हों, पशु पालते हों या मछली पालन करते हों, उन्हें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आसानी से कर्ज मिल जाता है। एक कार्ड मिल जाता है जिससे वो पैसा निकाल सकते हैं। किन कामों के लिए मिलता है ये कर्ज? कई कामों के लिए। फसल उगाने के खर्चे, फसल कटाई के बाद के खर्चे, घर की ज़रूरतें, खेती से जुड़े एसेट्स जैसे पंप सेट वगैरह की देखभाल के लिए, वर्किंग कैपिटल, कुछ निवेश करना हो तो उसके लिए, यहाँ तक कि अपनी उपज को मंडी तक ले जाने के खर्चे के लिए भी। अच्छा, काफी कुछ कवर होता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि KCC के तहत लिए गए लोन पर सरकार ब्याज में छूट भी देती है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मतलब किसान को कम ब्याज देना पड़ता है। और ये स्कीम लगभग सभी सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में उपलब्ध है। ये तो किसानों के लिए काफी मददगार है। चलिए, अब फसल उग गई, कर्ज भी मिल गया, अब बात आती है उसे संभाल कर रखने की। भंडारण यानी वेयरहाउसिंग, ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, भंडारण बहुत ही जरूरी है खेती के लिए। इसके कई फायदे हैं। जैसे? एक तो इससे बाजार में अनाज की कीमतों में स्थिरता आती है। जब फसल कटती है तो सप्लाई बहुत बढ़ जाती है, दाम गिर जाते हैं। अगर स्टोरेज की सुविधा हो तो किसान या सरकार उसे स्टोर कर सकती है और बाद में जब जरूरत हो तब बेच सकती है। हाँ, दाम गिरने से बच जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, अगर वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जाए तो अनाज खराब होने से बचता है। नमी, कीड़े मकोड़े, चूहे, इन सब से नुकसान कम होता है। बर्बादी कम होती है। सही कहा। और तीसरा, इससे पूरे साल अनाज की सप्लाई बनी रहती है, जिससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होता है। लेकिन इसमें भी कुछ चुनौतियां होंगी। चुनौतियां तो हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि देश में जरूरत के हिसाब से आधुनिक भंडारण क्षमता की अभी भी कमी है, खासकर कोल्ड स्टोरेज की। हाँ, फल सब्जियां तो बहुत खराब होती हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, FCI जो अनाज स्टोर करती है उसमें ज्यादातर गेहूं और चावल ही होता है। दालें, तिलहन जैसी चीजों के लिए उतनी सुविधा नहीं है। कई बार भंडारण की जगह किसानों के खेतों से बहुत दूर होती हैं और बहुत से किसानों को अनाज को ठीक से स्टोर करने के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी भी नहीं होती, जिससे घर पर ही नुकसान हो जाता है। इस भंडारण के मुद्दे पर शांता कुमार समिति ने भी कुछ सिफारिशें दी थी, है ना? क्या थी वो मुख्य बातें? हाँ, शांता कुमार समिति ने भंडारण और FCI के कामकाज पर कई अहम सुझाव दिए थे। जैसे कि? एक बड़ा सुझाव था कि FCI को खरीद का काम धीरे धीरे उन राज्यों को सौंप देना चाहिए जिन्होंने खुद भंडारण और खरीद का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ, एक तरह से। उन्होंने ये भी कहा कि खरीद के नियमों में एक रूपता होनी चाहिए, मनमानी ना हो। और जो राज्य MSP के ऊपर बोनस देते हैं, केंद्र सरकार को उनसे अतिरिक्त अनाज नहीं खरीदना चाहिए ताकि बाजार में विकृति ना आए। अच्छा, और भंडारण को लेकर? भंडारण को लेकर उन्होंने निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद प्रणाली NWRS को जोर शोर से बढ़ाने की बात कही। NWRS, ये क्या है? इसमें किसान अपना अनाज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गोदाम में जमा करके एक रसीद ले सकता है। ये रसीद एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। किसान इसे बैंक में दिखाकर लोन ले सकता है या इसे किसी और को बेच भी सकता है, बिना अनाज को गोदाम से निकाले। अरे वाह, इससे तो किसान को फसल कटते ही बेचने की जल्दी नहीं रहेगी। बिल्कुल, उसे बेहतर दाम का इंतजार करने का मौका मिलेगा। समिति ने यह भी कहा कि दालों और तिलहनों की खरीद और भंडारण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पूरी प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक कंप्यूटराइज करने का सुझाव भी दिया। और एक सुझाव शायद NFSA के कवरेज को कम करने का भी था। हाँ,
ये एक विवादास्पद सुझाव था। उन्होंने कहा था कि एनएफएसए का कवरेज 67% से घटाकर 40% कर देना चाहिए, ताकि सब्सिडी का बोझ कम हो और टारगेटेड लोगों तक ही लाभ पहुंचे। और बड़े शहरों में पीडीएस में अनाज की जगह सीधे कैश ट्रांसफर करने की भी बात कही थी। काफी सारे सुझाव थे। चलिए, भंडारण के बाद आता है मार्केटिंग का नंबर, उपज को बेचना। यहाँ एपीएमसी मंडियों का जिक्र आता है। ये क्या है और क्या करती हैं? एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये मंडियां राज्य सरकारें अपने एपीएमसी एक्ट के तहत स्थापित करती हैं। ठीक है। इनका मुख्य काम है किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक संगठित बाजार उपलब्ध कराना। कोशिश ये रहती है कि यहाँ कीमतों में पारदर्शिता रहे, नीलामी वगैरह हो, किसानों को उनका पैसा सही समय पर मिल जाए। ये खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है। फिर दिक्कतें कहाँ आती हैं? एपीएमसी को लेकर तो काफी विवाद भी हुए हैं। हाँ, दिक्कतें कई हैं। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि कई राज्यों में किसानों को अपनी उपज सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही बेचने की बाध्यता होती है। निजी मंडियों की इजाजत नहीं होती, जिससे एपीएमसी की मोनोपोली यानी एकाधिकार हो जाता है। कंपटीशन नहीं होता। बिल्कुल। फिर किसानों और व्यापारियों को अलग अलग तरह के कई लाइसेंस लेने पड़ते हैं। बहुत सी मंडियों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, न सही शेड, न सफाई, न इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, न ग्रेडिंग की व्यवस्था। और चार्जेस भी लगते हैं शायद। हाँ, एपीएमसी कई तरह के शुल्क वसूलती है, मंडी फीस, लाइसेंस फीस वगैरह। इससे किसान की कमाई का एक हिस्सा कट जाता है। तो इन दिक्कतों का हल निकालने के लिए इनाम लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। हाँ, इनाम को इन्हीं समस्याओं के एक संभावित समाधान के तौर पर 2016 में लॉन्च किया गया था। ये कैसे काम करता है? इनाम बेसिकली एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है। ये देश भर की अलग अलग एपीएमसी मंडियों को इंटरनेट के जरिए एक नेटवर्क में जोड़ता है। अच्छा। मकसद ये है कि एक मंडी में बैठा किसान अपनी उपज को किसी दूसरी मंडी में बैठे खरीदार को ऑनलाइन बेच सके, जहां उसे बेहतर दाम मिल रहा हो। इससे बाजार का दायरा बढ़ता है और कीमतों में पारदर्शिता आती है। इसे लागू कौन कर रहा है? इसे लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी एसएफएसी यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम को दी गई है, और इसके लिए पैसा एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से आ रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं? कितना सफल रहा है ये? देखिए, आंकड़े तो ठीक ठाक हैं। फरवरी 2023 तक करीब 1260 मंडियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी थीं। 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका था और लगभग 1.25 करोड़ किसान इस पर रजिस्टर्ड थे। फिर तो ये काफी कामयाब है। देखिए, कामयाब तो है, लेकिन इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। पूरी तरह से अभी वो विजन हासिल नहीं हुआ है। क्या चुनौतियां हैं ई-नाम में? सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी भी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ऑनलाइन व्यापार बहुत कम हो पा रहा है। ज्यादातर व्यापार मंडी के अंदर या राज्य के अंदर ही सीमित है। अच्छा, इंटरस्टेट ट्रेड कम है, क्यों? कई कारण हैं। हर राज्य के अपने नियम कानून हैं, टैक्स अलग अलग हैं, और सबसे बड़ी बात, मंडियों में अभी भी माल की क्वालिटी जांचने, असेइंग, उसे छांटने, सॉर्टिंग, ग्रेड करने और फिर अगर जरूरत पड़े तो स्टोर करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऑनलाइन व्यापार के लिए सब बहुत जरूरी है। हाँ, क्वालिटी का भरोसा कैसे होगा दूर बैठे खरीदार को? बिल्कुल। और अभी भी सारे किसान, खासकर छोटे किसान, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में उतने सहज नहीं है या उनके पास साधन नहीं है, तो वो अभी भी इसे पूरी तरह अपना नहीं पाए हैं। ये बात तो है। चलिए, अब आते हैं एक ऐसे एरिया पर जहां वाकई बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, और वो है खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, ये बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है। टेक्नोलॉजी खेती का पूरा नजारा बदल रही है। क्या क्या उदाहरण है इसके? अरे, कई उदाहरण हैं। हमने इनाम और ओएनओआर की बात की, वो तो हैं ही। भंडारण के लिए अब बड़े बड़े स्टील के साइलो बन रहे हैं। साइलो? आप बताएंगे इसके बारे में। फिर ड्रोन का इस्तेमाल तो क्रांति ला रहा है खेती में। नैनो यूरिया जैसे नए किस्म के खाद आ गए हैं, और सरकार एग्री स्टैक जैसा एक बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने पर काम कर रही है। एग्री स्टैक ये क्या है? पहले नैनो यूरिया के बारे में बताइए, ये क्या चीज है? नैनो यूरिया ये दुनिया का पहला लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर है। इसे IFFCO ने बनाया है। लिक्विड मतलब स्प्रे करने वाला? हाँ, इसकी खास बात यह है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके कण बहुत छोटे होते हैं, जिससे पौधे इसे ज्यादा आसानी से सोख लेते हैं और बर्बादी कम होती है। अच्छा। दावा है कि इसकी 500 ml की एक बोतल पारंपरिक यूरिया के कम से कम एक 45-50 किलो के बैग के बराबर असर करती है, और ये सस्ती भी पड़ती है। ये तो कमाल की बात है। इससे खाद का इस्तेमाल कम होगा, प्रदूषण भी घटेगा। बिल्कुल, यही उम्मीद है। अब बात करते हैं साइलो की। आपने पूछा था साइलो क्या है? हाँ, साइलो क्या होते हैं भंडारण के लिए? साइलो अनाज रखने के लिए बहुत बड़े
बेलनाकार ऊंचे स्टील के स्ट्रक्चर होते हैं, आपने शायद देखे भी हों कहीं। हाँ, देखें शायद। इनके क्या फायदे हैं पारंपरिक गोदामों के मुकाबले? कई फायदे हैं। पहला, ये ज्यादा लागत प्रभावी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, खासकर जब बड़ी मात्रा में अनाज स्टोर करना हो। दूसरा, इनमें अनाज भरना और निकालना पूरी तरह मशीनों से होता है, जिससे हैंडलिंग तेज होती है और मजदूरों की जरूरत कम पड़ती है। एफिशिएंसी ज्यादा है। बिल्कुल। अनुमान है कि 50,000 टन क्षमता वाले साइलों में अनाज रखने का सालाना खर्च करीब 84 रुपए प्रति टन आता है, जबकि पारंपरिक गोदामों में ये 4 से 5 गुना ज्यादा हो सकता है। बाप रे, इतना फर्क? हाँ, और ये अनाज को नमी, बारिश, कीड़े मकोड़ों, चूहों से बहुत बेहतर तरीके से बचाते हैं। बर्बादी बहुत कम होती है। सरकार अब प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर पीपीपी मोड साइलो बनाने को काफी बढ़ावा दे रही है। अच्छा, और कृषि ड्रोन, उनका क्या रोल है? कृषि ड्रोन भी एक और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। कैसे? देखिए, ये बहुत लागत प्रभावी और समय बचाने वाले हैं। सोचिए, एक ड्रोन सिर्फ 15 मिनट की उड़ान में करीब 2.5 एकड़ खेत में कीटनाशक या कोई और लिक्विड खाद स्प्रे कर सकता है। 15 मिनट में 2.5 एकड़? हाँ, जहां इंसान को ये काम करने में घंटों लगते हैं और वो केमिकल के संपर्क में भी आता है, ड्रोन से ये काम ज्यादा सुरक्षित और तेजी से होता है। और क्या काम आते हैं ड्रोन? सिर्फ स्प्रे करना ही नहीं, ड्रोन का इस्तेमाल फसल की निगरानी करने, उपज का अनुमान लगाने, पौधों की सेहत जांचने, खेत में कहाँ पोषक तत्वों की कमी है या कहाँ बीमारी लग रही है, ये सब पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगे होते हैं इनमें। सरकार इसके लिए भी मदद दे रही है। SMAM यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के तहत ड्रोन खरीदने और इस्तेमाल करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। और ये एग्रीस्टैक जिसकी बात आपने की थी, वो क्या है? काफी सुनने में आ रहा है आजकल। एग्रीस्टैक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे आप खेती के लिए एक तरह का आधार या इंडिया स्टैक समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब? इसका मकसद है खेती और किसानों से जुड़ा एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना। इसके तहत हर किसान को एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जाएगी। हर किसान की यूनिक आईडी? हाँ, ये आईडी किसान के जमीन के रिकॉर्ड, उसके बैंक खाते और सरकार से मिलने वाली सहायता वगैरह से जुड़ी होगी। तो इससे होगा क्या? इस डेटा का इस्तेमाल करके सरकार और प्राइवेट कंपनियां ऐसी सर्विसेज और एप्लीकेशंस बना सकेंगी जो किसानों को बहुत मदद करेंगी। जैसे उन्हें पर्सनलाइज सलाह मिलेगी, कौन सा बीज खरीदें, कब बोएं, मौसम कैसा रहेगा, कौन सी बीमारी का खतरा है, कहां से अच्छा लोन मिल सकता है, बीमा कैसे कराएं। मतलब डेटा आधारित खेती। बिल्कुल, प्रिसिजन एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं। किसानों को सही समय पर सही जानकारी मिलेगी, जिससे वो बेहतर फैसले ले सकेंगे, उनकी उपज बढ़ेगी और लागत कम होगी। ये तो वाकई बड़ा बदलाव ला सकता है अगर सही से लागू हो जाए। हाँ, इसमें संभावनाएं बहुत हैं। हालांकि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, जिन पर ध्यान देना होगा। सही बात है। चलिए टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। फसल उगा ली, बेच दी, स्टोर कर ली, लेकिन एक और बहुत जरूरी पहलू है, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण। ये होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों बढ़ रही है? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण का सीधा सा मतलब है खाने पीने की चीजों को जो खेत से आती हैं, उनको इस तरह बदलना कि वो या तो सीधे खाने लायक बन जाएं, या उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, या उनका मूल्य बढ़ जाए। जैसे गेहूं से आटा, ब्रेड, बिस्कुट बनाना, टमाटर से सॉस या प्यूरी बनाना, फलों से जूस, जैम, जेली बनाना, दूध से दही, पनीर, घी, मक्खन बनाना। ये सब फूड प्रोसेसिंग है। समझ गया। और भारत में इसकी जरूरत क्यों बढ़ रही है? कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है लोगों की बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ती आमदनी। लोग अब रेडी टू ईट या रेडी टू कुक खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। शहरीकरण बढ़ रहा है, महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, तो समय की कमी है, इसलिए प्रोसेस्ड फूड की मांग तेजी से बढ़ रही है। और युवा आबादी? हाँ, देश की एक बड़ी आबादी 25 साल से कम उम्र की है और युवाओं में पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड का चलन ज्यादा है। और उत्पादन के लिहाज से? भारत दुनिया में फल, सब्जी, दूध, अनाज का बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन हमारे यहाँ कटाई के बाद नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सही स्टोरेज और प्रोसेसिंग की कमी है। हाँ, बर्बादी बहुत होती है। फूड प्रोसेसिंग इस बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकता है। साथ ही ये किसानों की उपज का मूल्य बढ़ाता है, वैल्यू एडिशन, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं। ये रोजगार भी पैदा करता है और निर्यात बढ़ाने में भी मदद करता है। तो सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? मेगा फूड पार्क योजना के बारे में सुना है, ये क्या है?
हाँ, मेगा फूड पार्क स्कीम एक बड़ी पहल थी जो 2008 में शुरू की गई थी। क्या मकसद था इसका? मकसद था देश में ऐसे बड़े पार्क बनाना जहां फूड प्रोसेसिंग के लिए शुरू से आखिर तक की सारी सुविधाएं एक ही जगह मौजूद हों। जैसे किसानों से माल इकट्ठा करने के लिए कलेक्शन सेंटर, फिर उसे छांटने ग्रेड करने की जगह, प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, टेस्टिंग लैब, पैकेजिंग की सुविधा, ये सब कुछ। एक तरह का वन स्टॉप सॉल्यूशन। बिल्कुल। ये हब और स्पोक मॉडल पर काम करता है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर हब होता है जो आसपास के कई कलेक्शन सेंटरों स्पोक से जुड़ा होता है। सरकार इसमें मदद कैसे करती है? सरकार ऐसे पार्क बनाने के लिए काफी बड़ी वित्तीय सहायता देती है। प्रोजेक्ट लागत का 50% तक या 50 करोड़ रुपए तक की ग्रांट अनुदान। पहाड़ी या मुश्किल इलाकों में ये 75% तक भी हो सकती है। अच्छा। उम्मीद ये है कि हर ऐसे पार्क में करीब 30-35 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगें, जिनसे कुल मिलाकर करीब 250 करोड़ का निवेश आए, 450-500 करोड़ का सालाना कारोबार हो और लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिले। ये तो काफी महत्वाकांक्षी योजना लगती है। इसके अलावा और क्या सुधार हुए हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में? और भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों को अब कृषि गतिविधि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी माना गया है, जिससे इन्हें बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र के तहत लोन मिलना आसान हो गया है। लोन की आसानी। फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने में 100% विदेशी निवेश FDI की इजाजत है ऑटोमेटिक रूट से। कोल्ड चेन बनाने के लिए, यानी फलों सब्जियों वगैरह को खेत से उपभोक्ता तक ठंडा रखने का पूरा सिस्टम बनाने के लिए सरकार प्रति प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय मदद देती है। कोल्ड चेन तो बहुत जरूरी है। हाँ, और कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा भी दिया गया है, जिससे उन्हें लोन वगैरह मिलने में और आसानी होती है। APEGGA, NHB, NCCD जैसी संस्थाएं भी इसमें मदद करती हैं। और FDI पर एक और बड़ा फैसला हुआ था, शायद मार्केटिंग को लेकर। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। सरकार ने भारत में बने और प्रोसेस हुए खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग में भी 100% FDI की इजाजत दे दी। पहले सिर्फ प्रोसेसिंग में थी, अब मार्केटिंग में भी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे वॉलमार्ट, टेस्को, अमेजॉन, अलीबाबा जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपना पूरा सप्लाई चेन बना सकती हैं, सीधे किसानों से खरीद सकती हैं, प्रोसेसिंग करवा सकती हैं और फिर अपने स्टोर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकती हैं। इससे किसानों को बड़ा बाजार मिल सकता है और बिचौलिए कम हो सकते हैं। साथ ही बिग बास्केट, फ्यूचर रिटेल जैसे घरेलू खिलाड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये तो बड़े प्लेयर्स की बात हुई। छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी कुछ है? देश में तो ज्यादातर वही हैं। बिल्कुल, उनका भी ध्यान रखा गया है। उसके लिए एक खास योजना है, PMFME, यानी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण। PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। PMFME? हाँ, देखिए, देश में 25 लाख से भी ज्यादा छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो असंगठित क्षेत्र में आती हैं। ज्यादातर में 10 से भी कम लोग काम करते हैं, 60% से ज्यादा गांव में हैं और 80% से ज्यादा तो परिवार ही चलाते हैं। अचार, पापड़, मुरब्बा, छोटी आटा चक्की, मसाला पीसना, ये सब। हाँ, घर घर में चलती हैं ऐसी यूनिट्स। बिल्कुल, ये योजना इन्हीं छोटी यूनिट्स को संगठित क्षेत्र में लाने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए है। कैसे मदद की जा रही है? इसके तहत 2020 से 2025 के बीच 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिससे करीब 2 लाख ऐसी यूनिट्स को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्हें नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकारी नियमों का पालन करने, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने में मदद की जा रही है और उन्हें बड़ी सप्लाई चेन और बाजारों से जोड़ने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP का नजरिया भी इसी से जुड़ा है। ये तो बहुत जरूरी है जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए। और कोई योजना जो इस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण हो? हाँ, 2 और हैं। एक तो सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम है, जो अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देती है। PLI स्कीम, हाँ। उसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। इसके लिए करीब 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे बड़ी कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने और निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, और दूसरी है कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF। ये 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा फंड है जो 2032-33 तक चलेगा। 1 लाख करोड़? ये किस काम आएगा? इसका पैसा इस्तेमाल होगा फसल कटाई के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने या सुधारने के लिए, जैसे नए गोदाम बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना,
प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर खोलना जहां उपज की सफाई, छटाई, ग्रेडिंग हो सके। इन सब के लिए इस फंड से सस्ता लोन मिलेगा। ये तो गैप्स भरने में काफी मदद करेगा। बिल्कुल। इतना पोटेंशियल है, फिर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं? क्यों हम अभी भी पीछे हैं कई देशों से? चुनौतियां तो अभी भी काफ़ी हैं। एक तो प्रोसेस्ड फूड की मांग अभी भी ज़्यादातर बड़े शहरों और अमीर या मध्यम वर्ग तक ही सीमित है। छोटे शहरों और गांव में अभी भी ताज़ा खाने का चलन ज़्यादा है। मांग का संकेंद्रण। हाँ। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी बड़ी बाधा है, खासकर सप्लाई चेन में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड चेन की कमी। फिर हमारे यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। हम ज़्यादातर बेसिक प्रोसेसिंग ही करते हैं, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कम बनते हैं। अच्छा। असंगठित क्षेत्र का दबदबा बहुत ज़्यादा है, जैसा हमने बात की। उनकी क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग क्षमता सीमित होती है। ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादातर यूनिट्स बहुत छोटी हैं, उनके पास स्केल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। तो काफी कुछ करना बाकी है अभी भी। हाँ, संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन राह में कांटे भी कम नहीं। तो कुल मिलाकर हमने आज काफी कुछ कवर किया। एमएसपी की बारीकियों से शुरू करके खाद्य सुरक्षा, कर्ज, भंडारण की दिक्कतें और उपाय, एपीएमसी से ई-नाम तक मार्केटिंग का सफर, खेती में आती नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, नैनो यूरिया, एग्रीस्टैक और आखिर में फूड प्रोसेसिंग के मौके और चुनौतियां। हाँ, ये साफ है कि भारतीय कृषि और उससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक अहम मोड़ पर खड़ा है। सरकार की नीतियां, नई टेक्नोलॉजी का दखल और बाजार की बदलती मांगे, ये सब मिलकर इस सेक्टर का भविष्य तय कर रही हैं। और इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं, बल्कि हम सब पर, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये बहुत ही डायनामिक स्पेस है अभी। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल। जैसे जैसे एग्रीस्टैक जैसे प्लेटफॉर्म्स किसानों का पूरा डेटा जमा कर रहे हैं, ड्रोन खेतों की निगरानी कर रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स जैसी चीजें आ रही हैं, क्या भविष्य में किसान की जो हमारी पारंपरिक छवि है वो बदल जाएगी? क्या मतलब है आपका? मतलब क्या किसान सिर्फ हल चलाने वाला या फसल उगाने वाला ही रहेगा, या फिर वो एक तरह का एग्रीटेक मैनेजर या डेटा एनालिस्ट बन जाएगा जो टेक्नोलॉजी और डेटा के आधार पर फैसले लेगा? उसकी भूमिका कैसे विकसित होगी आने वाले समय में? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। हाँ, तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। नमस्कार। नमस्कार।